हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 11 कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग नाम का चैप्टर कवर कर रहे हैं। आई होप कि जितने सेशंस हमने अभी तक समझे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। हमारे पास इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये क्या है? देखिए, बहुत ही आसान है। When a separate account is opened or maintained to show a complete and clear view of all the relevant transactions related to the sale of an asset, it is known as asset disposal account। देखो, जैसे हमने डेप्रीसिएशन को अलग से एसेट अकाउंट में से निकाल कर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में चार्ज करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ है कि जब हमने किसी एसेट को सेल करना हो, बेचना हो, तो सेल के वक्त आपको बहुत बार बता दिया गया है कि मेनली 3 ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक तो कितनी उस पर डेप्रिसिएशन है उससे रिलेटेड, एक जो सेल वैल्यू है उससे रिलेटेड हमने पोस्टिंग करनी होती है, और एक हमारे पास या प्रॉफिट या लॉस निकलता होता है ऑन दी सेल ऑफ एन एसेट। तो अगर हम इन तीनों ट्रांजैक्शंस को अलग से एक अकाउंट में शो कर दें, एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दें या मेंटेन करें जो कि इस सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड एक कंप्लीट ओवरव्यू हमें प्रोवाइड करे, तो उस तरीके के अकाउंट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहा जाता है। अब क्योंकि हमने डेप्रीसिएशन को मेंटेन करने के 2 मेथड से समझे थे। एक तो हमने ये समझा था कि अगर डेप्रीसिएशन को एसेट के ही अकाउंट में चार्ज किया जाए, मतलब व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड। ये डिपेंड करता है कि हम डेप्रीसिएशन को चार्ज करने का, या यूं कहेंगे डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने का कौन सा मेथड अपना रहे हैं। अगर हम वेरी फर्स्ट मेथड समझ रहे हैं, मतलब जिसमें कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है, तो देखो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर हमारी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उसे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में अगर लेकर भी जाएंगे ना, तो वो एक बार एसेट डिस्पोजल में भी अपना डेबिट बैलेंस ही शो करेगी, बिकॉज इट इज एन एसेट। ये एसेट से रिलेटेड है ना, अभी हमने सेल की नहीं है, अभी हम उसे सेल करने जा रहे हैं। तो बाकी इफेक्ट्स देने से पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने उसे ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हम एसेट का अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम इधर वाली साइड जितनी भी परचेजेस होती हैं, या मैं सिंपल कहूंगी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन शो होता है। जब भी हम सेल करते थे तो हम इधर क्रेडिट वाली साइड पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी सेल की, वो शो करते थे। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसमें से बैलेंस निकालकर इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दैट मीन्स इसकी क्रेडिट साइड में कुछ ऐसा आ जाए जो यहां से इस बैलेंस को निकाल रहा है और इस खाते में लेकर जा रहा है। तो इस एसेट डिस्पोजल वाली जो एंट्री है इसकी पोस्टिंग देखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी टू एसेट अकाउंट लिखकर। अगर वो एसेट का नाम प्लांट है तो टू प्लांट अकाउंट आ जाएगा, अगर मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, जो भी नाम है। लेकिन अब मेन बात समझने वाली है कि अमाउंट कौन सी आएगी। देखो, जब हम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में ओपन नहीं करते हैं तो अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स याद करो। हमने ये समझा था उस वक्त जो एसेट का खाता है ना, वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर शो होता है, क्योंकि उस वक्त उसी खाते में से डेप्रिसिएशन कटती चली जाती होती है। तो जो बैलेंस बीडी हमारे पास निकलता होता है वो एक रिड्यूस्ड अमाउंट वाला निकलता होता है। तो दैट मीन्स हमने यहां पर उस वक्त क्या ट्रांसफर करना होगा, हमने बुक वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी सोल्ड को लेकर जाना होगा। अब जब हमने सेल करनी है तो हमने
ये देखना है कि हमें जो सेल वैल्यू रियलाइज हो रही है दैट इज एन इनकम फॉर अस, तो हमने डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाकर बैंक को डेबिट कर लेना है। और क्योंकि अब एसेट की जगह एसेट डिस्पोजल अकाउंट ने ले ली है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल इस बार एसेट डिस्पोजल अकाउंट पर लग जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगी जब हमने सेल प्रोसीड्स को रिकॉर्ड करना होगा। और फिर अगर हमें कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम गेन ऑन लॉस या लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल सॉरी या लॉस ऑन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर लॉस निकलता है तो वो एसेट की क्रेडिट साइड पर आता था ना, लेकिन अब किस में आएगा, अब एसेट डिस्पोजल की साइड पर आ जाएगा। अगर लॉस है तो वो एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। देखो ध्यान से इस एंट्री को, इस एंट्री की अगर हम पोस्टिंग कर कर देखें तो एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि 2 में है ना, लिखा क्या आएगा, जो उसके ऑपोजिट में लिखा हुआ है, यानी कि बाय लॉस ऑन सेल ऑन एसेट अकाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर गेन हो तो वो डेबिट साइड पर निकलता होता है, तो इसलिए किसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट डिस्पोजल की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करने के लिए कहा गया होता है। तो कंसेप्ट वही है कि वही तीनों चीजें एसेट में आने की बजाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएंगी, लेकिन हल्का सा एक फर्क है, क्योंकि इस बार जो हमारा एसेट होता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में ओपन होता है तो हमारा जो एसेट होता है वो कौन सी कॉस्ट पर होता है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है ना, उसमें ओरिजिनल वैल्यू ही होती है, क्योंकि उस बार कोई डेप्रिसिएशन नाम की कटौती तो कट नहीं रही होती है, क्योंकि वो तो अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जमा होता चला जाता है, एलोकेट होता चला जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, जिस एसेट को हमने सेल करना है उसकी उस टू बी सोल्ड अमाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। तो इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री वही है जो हमने अभी अभी देखी थी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लेकिन अमाउंट फर्क है। आपको मैंने अभी अभी ए पार्ट में बताया था, बुक वैल्यू को लेकर जाते हैं, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया जाता है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर लेकर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अलग खाते में मेंटेन की जा रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन की जा रही है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल लो। उसमें से डेप्रिसिएशन निकालकर, जैसे हम अर्लियर करते थे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड वाला निकाल लो, जितना टोटल लगा है जिस मशीनरी को या जिस भी एसेट को हम सेल करने जा रहे हैं, वहां से निकालकर उसे किसमें ट्रांसफर करना होता था हमने, वैसे हम तब करते थे एसेट में, लेकिन क्योंकि अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से रेस्ट एंट्रीज देखो, सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करने की और गेन या लॉस को रिकॉर्ड करने की, वो बिल्कुल वही हैं जैसा कि अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, यानी कि जब एसेट में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है तब समझाई है, सेम वही वाली है। अब देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने समझ लिया कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, लेकिन अगर हम इन जर्नल एंट्रीज को और भी बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर ट्राई कर देखना चाहिए। तो चलिए आज के इस सेशन में एक सिंपल सा ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस वाला ही एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन विच आई एम रेफरिंग इज क्वेश्चन नंबर 23, और ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली जो क्लास 11 की डीके गोयल की बुक है उसमें पेज नंबर 16.52 पर हमारे पास अवेलेबल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 सितंबर 2016 को गोपाल लिमिटेड ने परचेज किया है एक प्लांट फॉर ₹10,20,000। ऑन 1 जुलाई 2017 अनदर प्लांट परचेज किया गया है विच इज फॉर ₹6 लाख। फर्म राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट
एंड इट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, और 31st मार्च को हर साल क्लोज किया जाता है अकाउंट्स। 1 अक्टूबर 2019 को हमने अ पार्ट ऑफ दी सेकेंड प्लांट, देखो ये चीज बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ना हम जल्दी में फर्स्ट प्लांट को, मतलब फर्स्ट एसेट को ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहां आपको ये बताया जा रहा है कि हमने जो सेकेंड प्लांट खरीदा था, ये 6 लाख वाला, इसमें से एक हिस्सा बेचा है जो कि 1 जुलाई 2017 को परचेज किया गया था 1,80,000 का। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट बता रखी है, और इसे बेचा कितने में है, इसे बेचा है 1,10,000 में। 1 दिसंबर 2019 को ही हमने अनदर प्लांट परचेज किया है फॉर ₹3 लाख। तो हमने कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उससे पता चलेगा कि हमने क्या क्या बनाना है। हमने प्लांट अकाउंट, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमने प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो दैट मीन्स जो अभी अभी हमने बी पार्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि हमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को साथ में मेंटेन करने पर ही आएगा कि कैसे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, या यूं कहेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। तो चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि हमें जर्नल एंट्रीज भी क्लियर आउट हों। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि ये जो आंसर आपको दे रखा है इसे जरूर नोट कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन जरूर नोट कीजिए और फिर इसे समझिए। देखो, सबसे पहली मेन बात जो याद रखनी है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब डेट ऑफ सेल आएगी, मतलब जब वो वाला साल आएगा जिसमें हमने एसेट को सेल किया। उससे पहले हमने जैसे नॉर्मली समझा है बिल्कुल उसी तरीके से ही नॉर्मली हमारा क्वेश्चन चलता जाएगा। तो हमें जो डेट ऑफ सेल क्वेश्चन में गिवन थी वो गिवन थी 1 अक्टूबर 2019, और जो हमने शुरुआत करनी थी वो करनी थी 1 सितंबर 2016 को। तो दैट मीन्स अभी वो काफी दूर है। तो हम 1 सितंबर 2016 को हमारे प्लांट अकाउंट की डेबिट साइड पर फर्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे विच इज फॉर दी परचेज, और हम 2 बैंक अकाउंट लिखकर 10,20,000 की परचेज शो कर देंगे। अब ये जो 2016 में सेशन शुरू हुआ है वो खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। अब इस टाइम पीरियड के दौरान और कुछ नहीं हुआ है, कोई नई परचेज नहीं है, तो दैट मीन्स यही सेम अमाउंट हमारा बैलेंस निकल आएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में मेंटेन्ड है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन के दौरान का, मतलब फर्स्ट ईयर का हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो, पहले साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2017 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन है वो कौन सी मशीनरी पर लगेगा? अभी तक हमने 10,20,000 की परचेज वाली मशीनरी शो की है, उस पर लगेगा 10%। लेकिन मंथ्स हमने सितंबर में परचेज किया है, 1 सितंबर, तो सितंबर भी साथ में काउंट होगा, और 7 मंथ्स के हिसाब से हम 59,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, जो कि क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो यही अमाउंट हमारा 31 मार्च 2017 को ही, जब इस अकाउंट को क्लोज करना है एक बार, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन की फॉर्म में आएगा, और ये नेक्स्ट डेट को यानी कि 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म ले लेगा। अब देखते हैं सेकेंड ईयर। देखो, सेकेंड ईयर है 17 और 18 वाला सेशन। तो इस सेशन के दौरान हमें पता है कि 1 जुलाई 2017 को 6 लाख की एक और नया प्लांट खरीदा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये बैलेंस सीडी तो यहां बैलेंस बीडी की फॉर्म में उतर ही आया 1 अप्रैल को, और हम यहां पर 1 जुलाई 2017 को 2 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीस शो करेंगे। अब ये सेशन खत्म होगा 2018 में, मतलब मार्च 2018 में। तो मार्च 2018 में इस सेशन को क्लोज कर दीजिए, आपके पास बैलेंस निकल आएगा 16,20,000। अब देखते हैं इसी सेशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो, इस बार 2 मशीन्स हैं, एक तो है 10,20,000 की, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हम इसी 10,20,000 पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और क्योंकि इस बार ये पूरा साल यूज हुई है तो हम इस पर पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे।
लेकिन अगर हम सेकंड मशीन को देखें तो हम अपने एसेट अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि हमने इस मशीन को जुलाई में खरीदा था और 1 जुलाई से अगर हम काउंट करें 31 मार्च तक तो 9 मंथ्स बनते हैं। 6 लाख पर 10% 9 मंथ्स के हिसाब से हम 45,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने जब यहां पर बैलेंस कैरेड डाउन लिखा है जो कि टोटल करने पर 2,65,100 आ रहा है, इसे मैंने थोड़ा सा डिवीजन कर यहां लिखा है। जो ये पुरानी डेप्रिसिएशन वाला बैलेंस था ये हमारी मशीनरी नंबर 1 पर था और ये वाली जो डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट की है इस साल जो चार्ज की है उसमें से जो नंबर 1 वाली मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन था 102,000। तो मैंने दोनों को ऐड कर ये मशीनरी 1 की टोटल डेप्रिसिएशन शो कर दी और 2 वाली पर तो अभी इसी साल ही लगा है, तो ये जो 45,000 है वो इस मशीन का बन गया 6 लाख वाली का। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर देखो फिर से ये जो 16,20,000 था ये हमारा 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस बीडी उतर आएगा। अब अगर फिर से आप ध्यान से देखो तो ये सेशन 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, जबकि हमारी डेट ऑफ सेल कब है 1 अक्टूबर 2019, तो उससे पहले मार्च आ रहा है। तो फिर से इसे क्लोज कर दो, सेम यही बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से आपका कैरेट डाउन बन जाएगा और 1 अप्रैल 2019 को ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अब देखते हैं एक बार 18-19 वाले सेशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो सेम वही जो यहां बैलेंस कैरेट डाउन थे उन्हें मैंने 1 अप्रैल 2018 में बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार लिया, जो कि सेम वही उतर गया यहां पे। अब क्योंकि दोनों मशीनें 10,20,000 वाली भी और 6 लाख वाली भी दोनों पूरा साल यूज हुई हैं, तो दोनों पर जब हम 31 मार्च 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पूरा 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन दोनों पर लग जाएगा। तो 1,02,000 60,000 दोनों पर डेप्रिसिएशन पूरा लगा। अब फिर से ये मेरी मशीनरी 1 की पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, तो इसमें और इसको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मेरी बन गई मशीन 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000 और 60,000। ये मैं दोनों का टोटल कर बन गई मेरी यहां पर मशीनरी 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो मैं अर्लियर भी आपको बता चुकी हूं कि जितना आप अपने अकाउंट में ही इस तरीके से सेग्रीगेशन कर लिखते जाते हो आपको उतने ही कम नंबर ऑफ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा वो मेन सेशन जिसमें हमें इन बिटवीन सेल भी बता रखी है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्लांट अकाउंट, क्योंकि हमने अब क्या करना है, जो ये 19 वाला सेशन है वो खत्म होता है 31 मार्च 2020 को। इससे पहले 1 अक्टूबर 2019 आ रही है और हमने अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में मेंटेन हो तो एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू ऑफ एसेट टू बी सोल्ड, बुक वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें ये बताया हुआ था कि ए पार्ट ऑफ सेकंड मशीन वैल्यूइंग 1,80,000, तो उसकी बुक वैल्यू उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो हमें 1,80,000 बता रखी थी। तो 1,80,000 यहां से निकाल देना है और एसेट अकाउंट में एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। तो हमने उसी एंट्री की पोस्टिंग की है जो जर्नल एंट्री अभी हमने समझी थी, जो कि कुछ इस तरह से थी। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट और ओरिजिनल कॉस्ट से जो कि थी 1,80,000 हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो इसका मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर डेट ऑफ सेल पर लिखा हुआ आएगा टू एसेट। एसेट का नाम इस क्वेश्चन में हमें प्लांट दे रखा है, तो हमने लिख दिया टू प्लांट अकाउंट और 1,80,000 डेबिट साइड में शो कर दिया। अब क्या होगा, अब हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है,
हमें इसमें 3 चीजें शो करनी पड़ेंगी। 3 चीजें में से हमें सबसे पहले डेप्रीसिएशन पता होनी चाहिए कि इस 1,80,000 वाली पर कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया हुआ है एक्यूमुलेटेड। तो चलिए अब एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट देखते हैं। लुक, हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने आपको यहां तक समझाया था कैरेट डाउन का वाला कंसेप्ट, वो यहां ब्रॉट डाउन की फॉर्म में हमारे पास उतरा था। अब वैसे तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज की जाती है, लेकिन जब हमें कोई सेल दे रखी हो इन बिटवीन, तो उस एसेट सोल्ड के बारे में तो हमें पता चल गया है ना। अभी तक हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए कि उस पर जितने दिनों तक का डेप्रिसिएशन बनता है, जितने मंथ्स का बनता है, हम वो चार्ज करते हैं टिल द डेट ऑफ सेल। अब 1 अक्टूबर 2019 को डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जो बिक रही है उस पर चार्ज होगा, सभी पर चार्ज नहीं होगा। बिक कितने वाली रही है? 1,80,000 वाली। अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल कॉस्ट है, तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हमने 1,80,000 पर 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन कितने महीनों का? देखो इस सेशन के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल से शुरू करो, 1 अक्टूबर तक रुको। अक्टूबर वाला मंथ तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 अक्टूबर है। तो आपने अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने के हिसाब से 9,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। अब सिर्फ इस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें 1,80,000 पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो पता चल गया, लेकिन जो बाकी की है, जो ये दूसरी मशीनरी का इतना एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमें बता रखा है, ऑब्वियसली है इसमें भी तो कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होगी ना इस 1,80,000 की। वो हमें वर्किंग नोट्स बनाकर पता लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग नोट्स। देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से ये वर्किंग नोट्स बनाए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जितना हम हमारे अकाउंट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देंगे, हमें वर्किंग नोट्स बहुत ही कम बनाने पड़ेंगे। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एसेट सोल्ड पर। हम जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम सिर्फ 1 अप्रैल 2019 तक का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। मतलब उस डेट तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हमें ये पता है कि 6 लाख जिसकी कीमत है, उस पर हम अभी तक 1,05,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अगर हम मैथ्स का यूनाइटरी मेथड लगाएं तो 1 पर कितनी चार्ज हुई? 1,80,000 पर कुल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, हम प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि अभी तक 31,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। अगर इसमें इस ड्यूरेशन वाली डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी जाए, ऐड कर दी जाए, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ये सेम कैलकुलेशन मैंने आपको अंदर अकाउंट में भी दिखाई है, 9,000 निकली थी। तो ये हमारे पास इन दोनों का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आता है। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। देखो, एक और तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये यूनाइटरी मेथड वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं हमेशा आपको 2 कंसेप्ट बताती होती हूँ। तो ये दूसरा कंसेप्ट है कि हम 1,80,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट्स बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से बनेंगे कि जो मशीनरी हमने सेल की है उसे हमने खरीदा था 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 के अकॉर्डिंगली 1,80,000 वैल्यू थी, और जब ये सेशन खत्म हुआ तो 31 मार्च 2018 तक हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। तो 1,80,000 पर 10%, लेकिन ड्यूरेशन देखो 9 मंथ्स बन रही है। तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंगली जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 13500, माइनस कर दोगे, ये वैल्यू आपके पास 1/4/2018 की आ जाएगी। फिर
18-19 सेशन के दौरान पूरा साल इसे यूज किया गया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1,80,000 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है तो 18,000 लग जाएगा। ये लग जाने के बाद फिर देखो 1/4/2019 को वैल्यू आएगी, लेकिन हम सेल कब कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 को, तो फिर से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब देखो अगर आपको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है, अगर आप 13,500 और 18,000 को ऐड करोगे ना तो फिर से देखो वही 31,500 की ही ये डेप्रिसिएशन बन रही है। और जब ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अक्टूबर तक की एक्स्ट्रा 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन और चार्ज कर दी जाएगी, तब भी आपके पास सेम यही 40,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगा। आई होप कि आपको दोनों कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे। चलिए अब देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फाइनली हम इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे डेट ऑफ सेल टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और जितना टोटल एक्यूमुलेट हुआ है डेप्रिसिएशन 1,80,000 वाली पर, उसे हमने डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाना है। अब देखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पर लिखा था तो इसकी क्रेडिट साइड पर आएगा। और वैसे भी आपको पता है कि हम जब सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड पर आती हैं डेप्रिसिएशन और सेल वैल्यू। अगर गेन हो तो वो डेबिट में जाता है, अगर लॉस हो तो वो भी क्रेडिट में ही आ जाता है। अब आपको प्रोविजन पता चल गई है डेप्रिसिएशन की कितनी है, तो वो आपने 40,500 लिख दिया। आपको सेल वैल्यू क्वेश्चन में पता है 1,10,000 है, और आप देख सकते हो कि बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट आपके पास इधर ही निकल रहा है, जो कि बिल्कुल उतना ही है जितना आपको हिंट में दिया हुआ था, क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ था। आई होप कि आपको ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है ये समझ में आया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने देखना है सबसे पहले एसेट अकाउंट। देखो सेल की ट्रीटमेंट हो गई, अब बात आती है 1 अक्टूबर 2019 के बाद 1 दिसंबर 2019 की, जिसमें हमें 3 लाख की एक परचेज दी हुई थी। तो हमने 2 बैंक अकाउंट लिखा और 3 लाख एज अ परचेज शो कर दिया। अब अगर हम इसका बैलेंस देखें तो इसका बैलेंस भी फिर से मैं कहूंगी जो हमें हिंट में बताया हुआ था, बिल्कुल वही बैलेंस कैरी डाउन निकल रहा है 17,40,000। अब हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बचता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वेरी इजी कंसेप्ट। 31 मार्च 2020 को अब ये साल खत्म हो रहा है और डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अब किस पर कितनी चार्ज की जानी चाहिए? देखो पहली मशीनरी वैसी की वैसी ही हमारे पास पड़ी है, हमने चार्ज करना होता है ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन। तो 10,20,000 पर पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। जो सेकंड मशीन थी उसका एक पार्ट 1,80,000 सेल कर दिया गया था, वो थी कितने की? वो थी 6 लाख की। तो 6 लाख में से हम 1,80,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4,20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट बचेगी, जिसको पूरा साल यूज किया गया है। तो हम 10% पूरे एक साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। बात अब आती है तीसरी और नई मशीन की, जो कि इस सेशन में 1 दिसंबर को खरीदी गई है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 महीनों का डेप्रिसिएशन बनता है 3 लाख 10% के हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाएगी। जिसे अब अगर आपने अकाउंट क्लोज करना हो तो आप फाइनली क्रेडिट साइड का टोटल लगाकर डेबिट साइड में से ये 40,500 लेस कर आराम से शो कर सकते हो। आपका बैलेंस कैरेट डाउन 491,000 आसानी से निकल आएगा। अगर आप ये वेरिएशंस समझना चाहो, ये डिविजन्स समझना चाहो, तो देखो तीसरी मशीन का तो है ही 10,000, तो ये 10,000 आ गया। जो पहली मशीन है उसका बैलेंस चल रहा था 26,3500, इसमें ये 1,02,000 ऐड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट मशीन का निकल आएगा। सेकंड का अगर आप समझना चाहो तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करोगे ये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। 105,000 सेकंड का बैलेंस है, इसमें 9,000 और लगा था पहली वाली पर,
फिर दूसरी वाली पर, फिर दूसरी वाली पर ही 42,000 का डेप्रिसिएशन और लगा है, लेकिन इसमें से 40500 निकल भी गया है। तो कुछ इस तरह से इसका बैलेंस यहां इतना निकल आएगा। बट आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, हमें आगे फर्दर वर्किंग नोट्स में इनकी नई जरूरत है। तो आप अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, आप सीधा 491,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल सकते हो। तो आई होप कि मेरी तरफ से ये जो छोटी सी एक कोशिश थी आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट समझाने की, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। अभी हम एक सेशन इसका और कवर करेंगे जिसमें हम WDV मेथड के अकॉर्डिंगली समझेंगे कि अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट साथ में बनाना हो तो किस तरह से कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।